बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि इस साल बिहार के बक्सर, किशनगंज, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में हुई सामान्य बारिश। पीएम मोदी ने कल 17,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान और 12 घंटे बिजली, मानसून में हुई कम बारिश ने बढ़ाई सीएम नीतीश कुमार की चिंता। गरीबी घटाने में बिहार देश में पहले पायदान पर, बिहार सरकार के मंत्री का दावा। बिहार के बेगूसराय में दलित नाबालिग लड़की को निवस्त्र करके पिटाई किए जाने को लेकर के गरमाई सियासत। सीमा हैदर का बिहार कनेक्शन आया सामने, आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से। प्रेम में पागल महिला ने प्रेमी संग मिलकर के पति के हाथ पैर बांधे और फिर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। बिहार के बेगूसराय में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद लड़की और पुरुष की निवस्त्र करके की पिटाई। बिहार में मानसून दिखा कमजोर, भारी बारिश और बाढ़ की आहट के बीच भी जाने पूरे बिहार में क्यों है सुखाड़ की आशंका। चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान में अनबन जारी, केंद्रीय मंत्री ने कहा दुनिया की कोई ताकत हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। बिहार में जल्द सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, के पाठक ने दिए दिशा निर्देश। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के बक्सर, किशनगंज, भागलपुर और अररिया में इस साल सामान्य बारिश हुई है, जिसके कारण इन जिलों के किसानों को धान की रोपनी करने में थोड़ी सी राहत मिली है, जबकि 22 जिलों के किसान सामान्य बारिश नहीं होने से सूखे की चपेट में हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, पूर्णिया, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, कैमूर, मधुबनी, गया, जमुई, दरभंगा, शेखपुरा, वैशाली, मधेपुरा, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सीवान, सुपौल, रोहतास, अरवल, मुजफ्फरपुर में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, शिवहर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में सबसे कम बारिश हुई है। जब बिहार में मुख्यमंत्री ने कम बारिश को लेकर के चिंता जताई है, साथ ही साथ किसानों को डीजल अनुदान देने की घोषणा की है। वहीं धान की रोपनी करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए नीतीश सरकार ने यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जल संसाधन विभाग नहरों के अंतिम छोर तक कृषि कार्य के लिए पानी पहुँचाना सुनिश्चित करें। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर उन्होंने फोन बैंकिंग घोटाले करने का आरोप लगाया है। यह साथ ही साथ कहा है कि इसका फायदा कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन इसने देश के बैंकिंग सेक्टर की कमर तोड़ करके रख दी है। वहीं बैंकों से बांटा गया लोन कभी वापस नहीं आया, जो अर्थव्यवस्था के लिए घातक बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेला के मौके पर ये बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 70,000 लोगों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। ये सभी लोग अलग अलग सरकारी विभागों और फिर संगठन में काम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसका बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत है। आज से 9 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे बैंकिंग सेक्टर ने पिछले सरकार में भारी नुकसान झेला। आज हमारा बैंकिंग सेक्टर देश की 140 करोड़ की आबादी को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने में सक्षम है। 9 साल पहले तो हालात बिल्कुल भी जुदा थे। हालांकि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली सरकार पर हमला करने से भी नहीं चुके हैं। जहां उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग देश की 140 करोड़ की आवाम के लिए नहीं थी, बल्कि इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलता था जो एक परिवार के निकट थे। जहां ये लोग बैंकों को कॉल करते थे और फिर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के लोन दिए गए थे। ये लोन कभी भी वापस नहीं हुए। जब पिछले सरकार के दौरान ये फोन बैंकिंग घोटाला सबसे बड़े घोटालों में से एक था।
दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो बड़े गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। एक 26 विपक्षी दलों का इंडिया नाम से गठबंधन है तो दूसरा सत्तारूढ़ एनडीए है। लेकिन इन सब के जहन में एक ही बात है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इसी सवाल को लेकर के पिछले सप्ताह सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिस पर लोगों ने बेहद हैरान कर देने वाले जवाब दिए। सी वोटर के इस सर्वे में विपक्षी पीएम फेस के लिए कई नामों पर जनता की राय मिली है। हालांकि सर्वे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस की प्रियंका गांधी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। सी वोटर ने यह सर्वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले केस पर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से राहत की मांग को खारिज करने के बाद की गई है। जहाँ वहीं अगर राहुल गांधी को इस मामले में आगे भी कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर के कसमकस होना तय है। जब सर्वे में लोगों से ये जानने की कोशिश की गई है कि यदि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर विपक्षी खेमे से कौन होना चाहिए पीएम फेस, ये सवाल किया गया। तो सी वोटर सर्वे में शामिल लोगों में से 10% ने टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। वहीं पर करीब 14% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पीएम पद की पसंद बताया है। 14% लोगों ने भी बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार को अपनी पसंद बताया है। जहां केजरीवाल और नीतीश कुमार दोनों ही नेताओं को जनता ने एक समान वोट दिए हैं। सी वोटर सर्वे में इन सभी नेताओं से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का नाम पर अपना वोट दिया है। यह सबसे ज़्यादा जनता ने माना है कि विपक्ष के पीएम दावेदार के रूप में प्रियंका गांधी बेस्ट चॉइस है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक करीब 33% लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी विपक्षी पीएम फेस के तौर पर ममता, केजरीवाल और नीतीश कुमार से आगे हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल या फिर मई महीने में हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। जहां आगामी लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। विपक्षी एकता धीरे धीरे मगर सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। पटना के बाद बेंगलुरु की बैठक के बाद भी कई मसलों पर राय शुमारी नहीं हो सकी है, लेकिन चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि उम्मीद के मुताबिक अब तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जा सका है और न ही पीएम फेस पर सहमति। चुनाव कैंपेन पर भी चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि विपक्ष ने जो 11 सदस्यीय पैनल गठित करने का ऐलान किया है वह इन सारे सवालों के जवाब तलाश देगा जब सहमति के लिए फॉर्मूला निकालेगा। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में 39 सीटों पर सफलता हासिल की थी, जब बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी के घटक दल बदल चुके हैं। बीजेपी के साथ लोजपा का दोनों गुट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ में आ चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय एनडीए के सभी घटक दल को उचित हिस्सेदारी मिल जाएगी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ संयुक्त तौर पर एक ही उम्मीदवार उतारा जाए, जब उस पर सहमति कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दोनों गठबंधन की ओर से अभी से ही अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधनों में कैसे सहमति बनेगी। जब दोनों गठबंधनों के नेता आपसी सहमति की बात कह रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का खौफ इन दिनों स्कूलों में दिख रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के की गई सख्ती और फिर निलंबन की कार्रवाई से राज्य भर के शिक्षकों में हरकंप मचा हुआ है। आलम कुछ ऐसा है कि हर दिन ये चर्चा अलग अलग देखी जा रही है कि शायद आज के पाठक औचक निरीक्षण पर स्कूल आ जाएंगे। जहां भी ये चर्चा छिड़ी कि वहां शिक्षक पूरे अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं, या कई जगहों पर उनके आने की अफवाह से शिक्षक परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर के पाठक स्कूलों में औचक निरीक्षण करने भी पहुंच रहे हैं। के पाठक कल 10 बजे दानापुर के शाहपुर में स्थित सियाराम सिंह यादव हाई स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। 45 मिनट तक उन्होंने स्कूल की साफ सफाई और फिर छात्रों की उपस्थिति पर दिशा निर्देश दिए। के पाठक ने कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए मौजूद शिक्षकों और फिर छात्रों से बात की। स्कूल के लैब, शौचालय, पेयजल समेत सभी जायजा लिया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर प्रभारी प्राचार्य को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के की गई सख्ती और निलंबन की कार्रवाई से राज्य भर के शिक्षकों में हरकंप मचा हुआ है। हर दिन विभिन्न जिलों में अपर मुख्य सचिव द्वारा जांच की बात सामने आ रही है। इसी बीच शुक्रवार को सुपौल जिले में अचानक से अपर मुख्य सचिव के पाठक के जांच के आने का अफवाह शिक्षकों में हरकंप मचा दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में हुई बारिश और फिर इस कारण देश के कई राज्यों में आए बाढ़ के कारण कई बीमारियों ने जन्म लिया है। इन बीमारियों में
कंजंक्टिवाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जो देश के कई राज्यों में के लोगों को प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों जैसे पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी इस बीमारी को देखा गया है। जानकारों की माने तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन इसके आपके आंखों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या ये कंजंक्टिवाइटिस और फिर ये क्यों होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ये कंजंक्टिवाइटिस और ये क्यों होता है। यही नहीं, हम इसके लक्षण और फिर इससे बचाने का तरीका भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर ने बताया है कि कंजंक्टिवाइटिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इससे आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। उनके अनुसार जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस होता है ये उनकी आंखों में 5 से 6 दिन तक देखने को मिलता है। इससे लोग पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को लेकर के लोगों का ये मानना है कि ये आई कांटेक्ट से फैलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि लोगों की ये सोच गलत है और ये इस तरह से नहीं फैलती है। जब उनके अनुसार कंजंक्टिवाइटिस की ये बीमारी संक्रमित लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों के यूज से ये बीमारी आपको भी हो सकती है। डॉक्टरों की अगर माने तो कंजंक्टिवाइटिस से संक्रमित लोगों की आंख का सफ़ेद वाला हिस्सा गुलाबी और लाल हो जाता है। यही नहीं, आंखों में बार बार खुजली और दर्द भी होता है। इसके अलावा आंख सूज भी जाता है और फिर उससे लगातार पानी भी बहता है। इस बीमारी के कारण लोगों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ता है और इससे आपका विजन कभी कभी विजन ब्लर भी हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस से बचने के लिए साफ सफाई का आपको सही ध्यान रखना होगा। यही नहीं, आप बार बार हाथ भी धोएं। इसके अलावा आप आंखों को बार बार ना छुएं। किसी से भी अपना तौलिया, बिस्तर या फिर रुमाल शेयर ना करें। अगर करते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल तो ज़रूर इससे बचने के लिए करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा को ना लें और फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। यही नहीं, पब्लिक स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल करने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रहें ताकि आप भी इससे संक्रमित ना हो। सबसे ज़रूरी बात, कंजंक्टिवाइटिस से संक्रमित व्यक्ति की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार गरीबी घटाने के मामले में सभी राज्यों से पहले पायदान पर आ गए हैं। जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2019-21 के दौरान बिहार की आबादी में गरीबों की हिस्सेदारी 51.89% से घट करके 33.76% पर आ गई है। जब बिहार के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने इस हफ्ते नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि करीब 2.25 करोड़ लोग बिहार में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। जब ये देश में गरीबों की संख्या में सबसे तेज़ी से आई कमी है। जब बहुआयामी गरीबी का मतलब आर्थिक के अलावे दूसरे तरह की मुश्किलों से भी बाहर आना है। वहीं पर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि ये बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है। नीतीश कुमार की सरकार राज्य में गरीबी में कमी लाने में कामयाब रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। ये 56% से घट करके 36.95% पर आ गया है। इसके मुकाबले गरीबी में कमी का राष्ट्रीय औसत 13.31% है। उन्होंने कहा है कि जहां तक बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, ऐसे लोगों की संख्या में बड़ी कमी आई है जिनकी पहुंच कई सुविधाओं तक नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित घटना पर मचे बवाल के बीच बिहार के बेगूसराय में भी दलित नाबालिग लड़की को निवस्त्र करके उसके साथ पिटाई किए जाने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इस मामले में नीतीश तेजस्वी से जवाब मांगा है। भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बेगूसराय घटना को लेकर के कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पर बिहार सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करके जल्द से जल्द आरोपी को जेल भेजना चाहिए। इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस पर एक्शन होना चाहिए। जब बिहार में पुलिस जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है, इस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जंगलराज की पुरोधा बेगूसराय के तेघरा में घटी घटना को देखें और जवाब दें। यहाँ पर एक दलित महिला का चीरहरण हो रहा है और फिर प्रशासन इसे प्रेम प्रसंग बता करके मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि आखिर किसने अधिकार दिया है महिलाओं को निवस्त्र करने का? इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी क्यों साध रखी है? चीख चीख करके आवाज़ उठाने वाले आज क्यों चुप हो गए हैं? जब बिहार के लिए ये एक पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं होती रही है, लेकिन पुलिस इसे दबा देती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की भारी कमी है। जी हाँ, बिहार में +2 स्कूल के शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी ने 1,70,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। इनमें क्लास 11 और 12 के लिए टीचर्स के 57,602 पद है, लेकिन अभी तक आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। लिहाजा अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जब आवेदन की तारीख खत्म हो चुकी है। गौरतलब है कि लेट फीस के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवार तक था। जी हाँ, पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक अंतर है, जो काफ़ी है। लिहाजा यह साबित होता है कि पद की तुलना में एसटीईटी उत्तीर्ण यानी कि एसटीईटी पास लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। लिहाजा अगले 6 महीने के भीतर कक्षा 9 से 12 तक टीचर बनने की पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी आयोजित होगी। ऐसा इसीलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान से भारत में लव स्टोरी के बहाने एंट्री मारने वाली सीमा हैदर के सरहद पार करने की कहानी में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है, जो पिछले 2 दिन से यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसती जा रही है। एटीएस के कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई है। ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ खुलासा हुआ है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत नेपाल के रास्ते पहुंची थी। जहाँ सीमा नेपाल से बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा सचिन की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब सीमा के एजेंट होने की भी संभावना है। ऐसे में उसकी प्रेम कहानी की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीमा ने दावा किया है कि वह सचिन मीना के प्यार में सरहद पार करके भारत आई है। जी हाँ, सीमा ने मीडिया को बताया था कि पबजी खेलने के दौरान सचिन से उसकी जान पहचान हुई और फिर वह उसे दिल दे बैठी। इसके बाद वह अपने 4 बच्चों को लेकर के अपने प्यार पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई और सचिन के साथ रहने लगी। 1.5 महीने तक सीमा अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के रबुपुरा में रही। 6 जुलाई को यूपी पुलिस ने सीमा हैदर और फिर सचिन को गिरफ्तार किया था। अब ये न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रबुपुरा में स्थित सचिन के घर पर रह रही है। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, जैसे कि उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों भेजी थी ये नहीं बताया। दूसरा सवाल, 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो फिर 10 मई को ही उसने पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया। तीसरा सवाल, पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर के आई और फिर भारत में दाखिल हुई तो फिर एक सिम नेपाल में क्यों फेंका। इसके अलावा 70,000 के मोबाइल फोन को 2-3 दिन में ही क्यों फेंक दिया। कई ऐसे सवाल है जिसका सीमा हैदर जवाब नहीं दे पाई है। सीमा के परिवार वाले पाकिस्तानी आर्मी हैं, इसलिए उसके स्पाई होने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून एक बार फिर से कमज़ोर पड़ गया है, या इसकी वजह से बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 2 जिलों में मेघ गर्जन और फिर वज्रपात की संभावना जताई है। जब बिहार के बांका और फिर पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी घटनाएं हो सकती है। लोगों को बचने की सलाह दी गई है। बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी धान की रोपनी का समय है जो निकला जा रहा है। जब कुछ किसान पंप सेट से पानी चला करके रोपनी कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों को बचाना मुश्किल हो रहा है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से कहा गया है कि बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उत्तरी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनेगी। इस बीच पटना समेत दक्षिण भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गर्मी और फिर उमस से लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। जहाँ उत्तर बिहार के कई जिले गर्मी की चपेट में हैं, बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मानसून इतनी कमजोर क्यों हो गई है, क्यों बारिश नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी से ओडिशा की तरफ दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी वजह से बिहार में मानसून कमजोर हुआ है। जहाँ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर चक्रवाती परिसंरक्षण क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि 23 से 25 जुलाई के बीच बिहार के उत्तरी भाग में कुछ स्थानों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की घटनाएं हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के कमरोली गांव में एक 4 बच्चे की मां अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया और इसके बाद इस प्यार में पड़े दोनों ने मिलकर के महिला की पति की जान ले ली। जहां इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित उसके प्रेमी को धर दबोचा है। जहां स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आखिर एक पत्नी अपने पति की कैसे जान ले सकती है। ये पत्नी नहीं, ये राक्षस है, यह लोगों का कहना है। मिल रही जानकारी के अनुसार किराना दुकानदार राम कुमार शाह का हाथ पैर बांध करके तेज हथियार से
प्रहार करके उसकी जान ले ली गई। जब वारदात को अंजाम देने के दौरान आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दुकानदार की मां अपने पुत्र को बचाते हुए भी दिख रही है, लेकिन आरोपित पत्नी जीविका दीदी संगीता देवी और फिर उसके प्रेमी कुंदन लाल दास उसे बेहोशी के हालात में भी ईंट पत्थर से पीट रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही नीतीश कुमार कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस कोटे के कुछ विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही दलों से दो विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस अपने कोटे से एक सीट स्वर्ण और फिर एक पिछड़ी जाति को दे सकती है, तो फिर वहीं आरजेडी एक सीट भूमिहार और एक राजपूत को दे सकती है। जी हाँ, अगर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो राजद के भूमिहार कोटा से कार्तिकेय मास्टर का नाम आगे चल रहा है। जैसे साथ ही राजपूत कोटा से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। कांग्रेस अपने कोटे से ब्राह्मण नेता विजय शंकर दुबे और राजपूत कोटा से आनंद शर्मा को मंत्री बना सकती है। आपको बता दें कि जब पटना में आयोजित बैठक में नीतीश कुमार से राहुल गांधी ने कांग्रेस से 2 मंत्री बनाए जाने को लेकर के आग्रह किया था, तो फिर नीतीश कुमार ने हामी भरी थी। यह संभावना जताई जा रही है कि 24 जुलाई से पहले बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और फिर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का कार्यक्रम है। जब लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब कई विधायक मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर टिकाए हुए हैं। जब मंत्रिमंडल विस्तार में जहां जातिगत समीकरण सामने आने की कोशिश होगी, तो वही मंत्री न बनाए जाने से नाराज विधायकों को साधना भी चुनौती भरा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की और पुरुष के कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें निवस्त्र करके उनकी पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। जहां एक अधिकारी ने बताया है कि शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें 3 व्यक्ति नाबालिग लड़की और पुरुष की पिटाई करते और फिर उनको निवस्त्र करते दिख रहे हैं। जहां उन्होंने बताया है कि वीडियो में दिखाई दे रहे पुरुष की पहचान एक संगीत शिक्षक के तौर पर की गई है, जिसकी आयु 40 से 50 साल। जब बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा है कि पीड़िता के बयान के आधार पर हमने संगीत शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि नाबालिग और फिर आरोपी की पिटाई करने वाले 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। जहां उन्होंने बताया है कि प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि घटना बीते बृहस्पतिवार की है। जहां कुमार ने कहा है कि पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले 2 व्यक्तियों के कपड़ों और फिर अन्य सामानों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी की देखरेख में जांच टीम की गठित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। यह साथ ही राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी नेता सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर तीखा हमला बोला है। जब उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितनी बार पूछा जाता है कि उन्होंने कुछ बिहार में किया है क्या, जब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उज्जैरपुर के लिए क्या किया है, इन नेताओं से सवाल क्यों नहीं किए जाते। जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं तो बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं, जब मैंने तो किसी से वोट भी नहीं मांगा, ना ही किसी से पैसे ले रहा हूं। जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है। पैदल यात्रा इसीलिए कर रहा हूं। हम आज हर जगह बोल रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, इसलिए अपना शरीर और ताकत को खपा करके गांव घर घूम रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने लिए ना सही अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि आज बिहार में जो स्थिति है और नेता और समाज के कुछ वर्ग मान बैठे हैं कि आज जितना जो भी बड़ा बेवकूफ़ है वही इस प्रदेश में बड़ा नेता है। जिसने शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो फिर लोगों को लगता है कि वही ज़मीनी नेता है। बिहार में नेता होने का मतलब है कि उसे कोई ज्ञान ना हो, वह अनपढ़ आदमी हो, वह बदमाश हो या फिर उसे किसी चीज़ की समझ नहीं हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए अनुदान देगी। यह अनुदान सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं मूल्य संवर्धन बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 लाख से
5 करोड़ की परियोजना लागत पर सरकार के द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों को 15% तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि किसान उत्पाद संगठन को इसके लिए 25% का अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ लेकर के राज्य के यानी कि बिहार में बीज प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है तो फिर कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बावजूद भी पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में सूखे की आशंका जताई जा रही है। बारिश के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर बिहार में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां बारिश सामान्य है या फिर उससे अधिक रही हो। सभी जिलों में बारिश की मात्रा ऋणात्मक ही है, जब बेशक 11 जिले ऐसे हैं जहाँ बारिश 3 से 19% कम होने के बाद भी इन जिलों को सामान्य बारिश की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल 20% या फिर इससे कम बारिश को मौसमी टर्म के हिसाब से सामान्य माना जाता है। जहाँ अभी तक कुछ जिलों में तो 65 से लेकर के 70% तक कम बारिश हुई है। जहाँ सीतामढ़ी में 75% कम बारिश हुई है, उसी तरीके से शिवहर में 68%, पूर्वी चंपारण में 60%, बेगूसराय में 58% और फिर पश्चिमी चंपारण में 57% कम बारिश हुई है। जुलाई में बारिश को लेकर के मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान उत्साहजनक नहीं है। जब जुलाई में बारिश सामान्य से कुछ कम ही रह सकती है। जब दूसरी सप्ताह की शुरुआत से लेकर के अब तक मानसून की सक्रियता के लिए ज़रूरी सिस्टम नहीं बन सका है, इसलिए मानसून कमज़ोर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए नई सौगात लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जब सरकार राज्य में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, यानी कि बिहार में गुड़ का उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री ज़्यादा लगे, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसके तहत अगले 5 साल में बिहार में गुड़ की 405 नई इकाइयां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, 405 फैक्ट्रियां। आपको बता दें कि गुड़ खांडसारी उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सरकार की तरफ से अनुदान और फिर तकनीकी मदद देने का फैसला किया गया है। इसके पहले चरण में गैर चीनी मिल वाले 13 जिलों में गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। 70% इकाइयाँ इन्हीं जिलों में लगेगी, जबकि 30% इकाइयाँ चीनी मिल के क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के लिए बिहार मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत सभी वर्ग के बुजुर्गों को सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है। जहाँ इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में रहने वाले वैसे वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से 89 साल के बीच है, उन्हें 400 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि वैसे वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 80 या फिर उससे अधिक है, उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। पेंशन योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के गरीब और फिर वृद्ध नागरिकों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी तरीके की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण और फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे सांसद चिराग पासवान के साथ किसी भी कीमत पर समझौते के मोड में दिखाई नहीं दे रही है। शायद यही कारण है कि उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वही एनडीए की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के पैर छूने और फिर आशीर्वाद देने पर उन्होंने कहा कि देश और फिर बिहार के लोगों को गलत फहमी हुई है। 18 को चिराग एनडीए की बैठक में आए थे और इस दौरान उन्होंने मेरे पैर छुए, साथ ही आशीर्वाद मांगा। हम उन्हें आशीर्वाद भी दिए, लेकिन इसे लोगों ने गलत समझ लिया। जब पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग पासवान हमेशा लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ करते कर रहते हैं। चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में मेरे पैर छुए तो वो अलग बात है, लेकिन राजनीति अलग चीज़ है। हमारे दल मिल सकते हैं, लेकिन दिल कभी भी नहीं मिलेंगे। समय बलवान होता है, यह कहना है पशुपति कुमार पारस का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सक्रिय नजर आते हैं, इससे उनका खौफ स्कूलों और फिर कॉलेजों में दिख रहा है। के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए फैसला ले रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में की गई सख्ती निलंबन की कार्रवाई को देखते हुए शिक्षा विभाग में हरकंप मचा हुआ है। वहीं एक बार फिर से स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए के पाठक ने अहम फैसला किया है। अब छात्र स्कूल के किसी भी कोने से स्कूलों के पठन पाठन समेत
किसी भी तरह की शिकायतें सीधे शिक्षा विभाग में कर सकेंगे। इसे लेकर के शिक्षा विभाग में जल्द ही कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां पर फ़ोन पर शिकायतें समस्याएं दर्ज की जाएगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर कॉल सेंटर स्थापित करने की कवायद शुरू हुई है। इसके लिए एक हॉल को खाली भी कराया जा चुका है, जब पहली बार शिक्षा विभाग में इस तरह की व्यवस्था लागू हो रही है। इस कॉल सेंटर में फ़ोन पर शिकायत मिलते ही संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी, जिसके बाद जिस जिले की शिकायत होगी वहां के पदाधिकारी से संपर्क करके पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ईशान किशन के बाद बिहार के एक क्रिकेटर मुकेश कुमार को डेब्यू करने का मौका मिला है। वे भारतीय टीम के 308वें टेस्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए हैं। यह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश गोपालगंज की कंकरकुंड गांव के रहने वाले हैं। भारत वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में मौका मिलने पर से पूरे गाँव में खुशी की लहर है। जहाँ गाँव की गलियों में मुकेश कुमार ने अपना बचपना गुजारा है, यहीं से शुरुआती दिनों में क्रिकेट की बारीकियों को सीखा है और आगे बढ़े हैं। जहां आज मुकेश कुमार उन मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां हर क्रिकेटर पहुंचने के ख्वाब देखते हैं। मुकेश के परिवार की बात करें तो फिर उनकी मां मालती देवी, बड़े भाई धनचेत उर्फ DN सिंह, चाचा भतीजा समेत पूरा संयुक्त परिवार रहता है। बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले क्रिकेटर मुकेश कुमार को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला है। लिहाजा बेटे की इस उपलब्धि से मां मालती देवी काफ़ी खुश है, जिसे वे कुछ तरीके की बयां भी कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने और फिर मरीजों के इलाज में सहूलियत बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द 1.5 लाख से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। आपको बता दें कि इन भर्ती प्रक्रिया में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को भरा जाएगा। इस माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भोजपुर जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मॉडल सदर अस्पताल और शिशु गहन चिकित्सा इकाई की सौगात दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों में मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। दोस्तों, कोई किसान कद्दू बेच करके लखपति बन सकता है, सुनकर के विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। जब बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक किसान का दावा है कि वह मात्र 10 रुपये खर्च करके सजमनी यानी कि कद्दू का पेड़ लगाता है। जब फसल की पैदावार इतनी बम्पर होती है कि वह एक सीजन में 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेता है। जहाँ उसके यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सुपौल सहित आसपास के जिले से सब्जी खरीदने व्यापारी लोग आते हैं और फिर कद्दू ले जाते हैं। आपको बता दें कि किसान हर तरह की खेती करके आमदनी को दोगुना करने की कोशिश में रहते हैं, परंतु मौसम की मार किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। जी हाँ, परंतु समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के मधुरापुर गांव के किसान दीनदयाल राय इन दिनों कद्दू की खेती करके 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। यह किसान करीब 1.5 एकड़ में कद्दू लगा करके रखे हैं, जो बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतर मुनाफा भी दे रहा है। यह सब्जी ताज़ा होने के कारण दूर दराज एवं दूसरे जिले से व्यापारी किसान के खेत में पहुंचते हैं और ताज़ी सब्जी ले जाते हैं। किसान दीनदयाल राय ने कहा है कि खेती करने में रासायनिक खाद के अलावे जैविक खाद का खेती में लगे फसल में उपयोग करते हैं, जिसका नतीजा है कि समस्तीपुर सहित बिहार के अन्य जिले और फिर झारखंड, बंगाल के लोग यहाँ के सब्जी के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि मौजूदा समय में बाजार में अधिक तौर पर रासायनिक खाद से पैदावार होने वाले सब्जी मंडी में दिखती है, जिसके कारण हमारे यहाँ से व्यापारी ताज़ा सब्जी लेकर के हमारे खेत में ही पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से ताज़ी हरी सब्जी ले जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने के वायरल वीडियो को लेकर के बिहार में भी सियासत गर्म है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर में लोकतंत्र
लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और फिर मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार की छत्र छाया में राज्य के बहुसंख्यक, शोषित, वंचित और फिर गरीब तबके को पैरों तले रौंदा जा रहा है। पर अत्याचार की सारे हदें लांग दी गई है, फिर भी देश के 56 इंच सीने वाले तथाकथित शेर चुप बैठे हैं। आखिर क्यों? मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ सकते हैं। इस तरीके की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की उत्तर प्रदेश इकाई ने उनके यहां से चुनाव लड़ने की मांग रखी है। यह यूपी का संगठन चाहता है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया था, जिसे यूपी के संयोजक सत्येंद्र पटेल ने उठाया था। जब फिर इस मामले को और हवा मिली जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठाया है। जब उनकी इच्छा है कि वो यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर से चुनाव लड़े तो फिर कुछ चाहते हैं कि नीतीश कुमार अंबेडकर नगर से चुनाव लड़े। जहाँ ये कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन इस पर समय से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। जबकि जदयू के कुछ पदाधिकारी नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि फूलपुर सीट्स के जातीय समीकरण को देखें तो फिर यहाँ सबसे ज़्यादा कुर्मी वोटर हैं, या उसके बाद यादव, मुस्लिम और फिर ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।